2020 दिल्ली फिरकावाराना फसादात मामले में मुलजिम उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली। तमाम मुलजिमीन की अदालती तहवील में 19 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। आसिफ इकबाल तनहा भी मुलजिमीन में शामिल हैं। सख्त तरीन कानून UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है। वाज़ेह है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के तर्ज-ए-अमल पर सवाल उठते रहे। ताहम अदालत चार्जशीट से मुतमईन नजर आ रही है। कड़कड़डुमा अदालत मामले की समाअत कर रही है। नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाता सीज कर दिया। ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर नगर निगम के टैक्स 14 करोड़ 83 लाख बकाये की अदायगी न करने पर की गई है। नगर निगम के टैक्स सुपरिटेंडेंट विनय कुमार ने बताया कि साल 2013 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास निगम की जमीन पर टैक्स बकाया चल रहा है। इस ताल्लुक से यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तमाम कागजी कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए MU के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते को सीज किया गया है। विनय कुमार राय का कहना है कि अगर बकाये की अदायगी 1 हफ्ते के अंदर नहीं की जाती है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए खाते से रकम नगर निगम को ट्रांसफर कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिनियम और नियमावली की व्यवस्था के अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम ने जो विहित प्रक्रिया है उसका पूर्णतया पालन करते हुए बिल नोटिस ऑफ डिमांड सेवित कराए, पत्र भी प्रेषित किए, व्यक्तिगत सक्षम अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, परंतु यह भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में चूंकि अलीगढ़ नगर निगम का अभिलेखों के अनुसार सबसे बड़ी धनराशि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ही बकाया है, बाध्य होकर यह कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम अलीगढ़ के प्रॉपर्टी टैक्स बकायाजात की अदायगी के मामले में MU ने वाज़ेह किया है कि इसने मरकजी वज़ीर तालीम और UGC को मकतूब लिखे। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। MU के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक किदवई ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकामती जगहों के लिए हाउस टैक्स अदा करती है और क्लासरूम, लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरियों के लिए अलीगढ़ नगर पालिका से इसे छूट हासिल थी। वहीं दूसरी जानिब खुद MU के 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम अलीगढ़ नगर निगम पर बाकी है। देखिए, जहाँ तक इस नगर निगम की कार्रवाई का सवाल है तो मुझे ये इस पे कहना है कि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में मामला था। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो अलीगढ़ में जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है उसमें मामले को रखा जाए। चूँकि पेंडेमिक कोरोना काल था, इस वजह से मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन जहाँ तक और यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में जो है अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को और UGC को लिखा है कि इसके फंड जो है रिलीज़ किए जाए, ताकि हम इसके जो भी हमारा जो नगर निगम का जो भुगतान किया जा सके। लेकिन ये है कि ये जो नगर निगम है, नगर निगम का यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से ज़ाहिर आपको पता बिजली से चलते हैं और वाटर सप्लाई होती है। तो हमारा यूनिवर्सिटी का 9 करोड़ 33 लाख रुपए नगर निगम पर बाकी है। हम लोगों ने बहुत कई बार उनको जो है रिमाइंडर भी भेजा, लेटर भी भेजे, नोटिस भी भेजा, लेकिन अभी तक। उर्दू के मशहूर मारूफ शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनके पिराना साली को मलहूज रखते हुए अज़ खुद इनकी ख्वाहिश के मुताबिक PhD की डिग्री को बशीर बद्र तक पहुँचाया। इन दिनों डॉक्टर बशीर बद्र का MU डिग्री को सीने से लगाई हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस सिलसिले में MU शोबा राब्ता अम्मा के असिस्टेंट मेंबर इंचार्ज डॉक्टर राहत अबरार ने अहम रोल अदा किया। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक किदवई के मुताबिक डॉक्टर बशीर बद्र इन दिनों भोपाल में मुकीम है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1973 में PhD मुकम्मल की थी और इनके अहल खाना PhD की डिग्री को हासिल करने के लिए बड़े पुरजोश थे, लेकिन ज़ाब्ते के तहत वो अप्लाई नहीं कर सके, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने अज़ खुद खुसूसी तौर पर इन्हें डिग्री मुहैया कराई है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, शायर हैं, और उनको हुकूमत ने पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा है, साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी नवाजा है। इन दिनों भोपाल में सख्त अलीग हैं और वो अपनी याददाश्त भी भूल बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो उनके बेगम की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उनकी डिग्री जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमने तमाम डिटेल हासिल करने के बाद उनकी डिग्री जो है वो 1973 से में उन्होंने PhD की थी। तो वो डिग्री हासिल हो गई और उनको फिर कोरियर कर दिया गया। उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। और किसी भी उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1969 में MA उर्दू में भी फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और अब क्योंकि वो याददाश्त खो बैठे हैं तो उनके घर वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पुरानी यादें जो हैं दोबारा लौट आएँ।
और उनका एक शेर भी है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने को, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो अब हम समझते ये हैं कि कम से कम इस बहाने उनको डिग्री भेजी, तो उस पर खुशी का इजहार किया उनके घर वालों ने और सब लोगों ने। और ख़ुद बशीर बद्र साहब का जो फ़ोटो भेजा गया है वो अपने सीने से उस डिग्री को लगाए हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात थी और हम लोगों के लिए भी सादत की बात है कि हमने एक बड़े शायर और अपने एक सादे तालिब इल्म की वो डिग्री उन तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। आसाम में सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को ख़त्म करने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के वजूद पर सवालिया निशान लग गया है। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने के फैसले से मदारिस में बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता दिनों आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को जिस तरह से खत्म किया गया, इसके बाद यूपी के दीनी मदारिस के वजूद को लेकर लोगों में शक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का ख्याल है कि अगर आसाम का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया गया तो 1 सदी पुराने मदरसा बोर्ड का खात्मा हो जाएगा। दीनी मदारिस को इस बात का भी खदशा है कि अगर योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने का कोई फैसला किया तो मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात में बैठने वाले 1 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात मदरसे की तालीम से महरूम हो जाएंगे। रियासत में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में इस वक्त 9,514 असातिज़ा अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस की कुल तादाद 19,213 है। तस्लीम शुदा दीनी मदारिस रियासत के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जहां गरीब बच्चों की तालीम का सिर्फ यही एक अहम जरिया है। न सिर्फ मदरसा, अगर अरबिक पर्शियन बोर्ड के अलावा संस्कृत बोर्ड भी मुतासिर किया जा रहा है तो हम उसके भी खिलाफ हैं, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। कोई भी मजहब हो, वो अपने बच्चों की तरबियत करता है तो इसलिए करता है कि वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन इस तरह से खलल वाक़ करना भी असम में जो किया गया है, क्या वो मुल्क के मफाद में है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर इंसान को अपने मजहब के एतबार से जीने का और ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अब अगर कोई साहब ये सोचें कि एड बंद हो जाएगी, इमदाद बंद हो जाएगी तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हाँ हो सकता है, आपके अख्तियार में है, आप कर सकते हैं, लेकिन तालीमी सिलसिला बंद नहीं होगा। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड पहले अरबी फारसी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अरबी फारसी बोर्ड का क़याम 1 सदी पहले अमल में आया था। यूपी तालीमी बोर्ड की तरह ही अरबी फारसी बोर्ड भी रियासत का एक खुद मुख्तार तालीमी बोर्ड था। अरबी फारसी बोर्ड के असनाद के मयार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि यहाँ से फारिग होने वाले गैर मुस्लिम अफराद भी अपने नाम के आगे मुंशी और मौलवी बड़े फख्र से लगाया करते थे। उनमें मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद और हिंदी के मारूफ अदीब मौलवी महेश प्रसाद का नाम शामिल है। लेकिन 1996 में अरबी फारसी बोर्ड को महकमे तालीम से अलग करके इसको महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद के मातहत कर दिया गया। इस तरह अरबी फारसी बोर्ड की अहमियत खुद ब खुद कम हो गई। 14 दिसंबर 2007 को रियासती हुकूमत ने अरबी फारसी बोर्ड का नाम बदलकर यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड कर दिया और इसका सदर मकाम इलाहाबाद से लखनऊ मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। नए साल के आगाज के साथ ही कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत उर्दू ज़बान व अदब की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु में आज नातिया मुशायरे के साथ उर्दू एकेडमी ने साल 2021 के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। कोरोना की वबा और चंद दीगर रुकावटों की वजह से तकरीबन 11 माह के वक्फे के बाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी का पहला प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद हुआ। शहर के अल अजीज़ बैंकेट हॉल में मुनक़्क़िदा इस नातिया मुशायरे की सदारत उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार आयशा फिरदौस ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल अजीज़ दाग ने अंजाम दिए। इस मौके पर उर्दू मजमून में 90% से ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले तलबा में नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। एकेडमी के रजिस्ट्रार आयशा फिरदौस ने कहा कि उर्दू लाइब्रेरी का कॉर्नर, उर्दू के ऑनलाइन क्लासेज, उर्दू किताबों को डिजिटलाइज करने का एकेडमी ने मंसूबा तैयार किया है। हमें तमाम प्रोग्राम कराने की कोशिश करेंगे। इन प्रोग्रामों में
बच्चों को इंसेंटिव्स देने का प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम है जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी कोशा, एक लाइब्रेरी कॉर्नर ओपन करने की हम फाइल भेज चुके हैं, जो गवर्नमेंट से आने का इंतज़ार है। तो इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का भी इनकाद करने की कोशिश है। जो MNCs में हमारे ITs हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं मगर उर्दू से ला ताल्लुक़ है, मतलब उर्दू ज़ुबान उनकी मादरी ज़ुबान है मगर थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ी दिक्कत है, ऐसे MNCs के प्रोफेशनल्स या फिर अदर प्रोफेशनल जो भी हैं उनको ये इस प्रोग्राम से मदद मिलेगी। ऑफलाइन जो हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें कुछ रुकावटें पैदा हुई है, वरना मैं समझता हूँ कि हमारी जदीद टेक्नोलॉजी का ये हम पर बड़ा करम हुआ कि हम ऐसे दौर में भी हमारी अदबी सरगर्मियाँ हमसे होती रही हैं, ऑनलाइन मुशायरे और मुज़ाकरे और सेमिनार्स होते रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अहले उर्दू नाउम्मीद नहीं है और जो ही हालात और बेहतर होंगे हम उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। एक बड़ा अच्छा शेर किसी शायर ने कहा है कि दूर तक सुबह के आसार नहीं है लेकिन दिल को उम्मीद बहुत है कि उजाला होगा। ये पहली शुरुआत है, आगाज़ है एकेडमी की तरफ से नए साल में, वो भी नातिया मुशायरे से हुआ है। हो सकता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से बहुत आगे चल जाए, अल्लाह इसे आगे बहुत चलाए, बहुत ज़्यादा चलाए। बहुत ही मसरत की बात है, जैसा नातिया मुशायरा तो हमको बहुत ही पसंद है। और जहाँ तक उर्दू का सवाल है, ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम्स रखकर हम तमाम उर्दू के चाहने वालों की खिदमत कर सकते हैं। नहीं, जो गवर्नमेंट से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अगर हम फॉलो करते रहें तो मुशायरों के लिए इजाज़त मिल सकती है गवर्नमेंट से, और मिलेगी ज़रूर। मुस्लिम हकूक़ तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हुसैनी ने उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत उर्दू की तरक्की को लेकर संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से उर्दू की तरक्की रुक गई है। साथ ही इन्होंने उर्दू अकेडमी में होने वाली बदउनवानी की भी छानबीन का मुतालबा किया है। सूबे आंध्र प्रदेश की हुकूमत उर्दू ज़बान के सिलसिले में जो लाहे अमल बना रही है, ये मुसलमानों के लिए काबिल अफसोस है। सबसे पहली बात यह है कि उर्दू ज़बान ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है। इस मुल्क में बहुत से दीगर मज़हब के लोग ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान को पढ़ते हैं, और जितने सेकुलर जहन रखने वाले हैं वो तमाम लीडरान आज तक हिंदुस्तान की तारीख़ में उर्दू को फ़रोग़ देते हुए ही आए हैं। तो वही जगन मोहन रेड्डी साहब जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आपका ये सौतेला रवैया उर्दू ज़बान के साथ क्यों है, और उर्दू अकेडमी के नाम पर जो कुछ बदउनवानियाँ आ रहे हैं और जो कुछ जो है इसमें घपला हो रहा है, उसके ऊपर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई होना ज़रूरी है। और जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं उन तमाम के ऊपर भी कार्रवाई करना ये सूबा आंध्र प्रदेश के लिए ज़रूरी है, हुकूमत के लिए ज़रूरी है। अगर आप उर्दू को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो मुजरिमों को पकड़े, उनको सही सज़ा दे, और उर्दू में बोलने वाले जो माहिरीन होते हैं उन लोगों को अगर उर्दू अकेडमी में लाया जाए तो उर्दू को फ़रोग़ मिलेगी। जो उर्दू से नाआशना है, उर्दू से जाहिल हैं, उन लोगों को उर्दू अकेडमी के नाम पर ओहदों पे बिठाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। MDH बिरयानी मसाला जिम्मेदार, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर,
कोरोना से सबसे बड़ी जंग, 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों की अहम सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। ताहम अब शहर के अक़लियती इलाकों में रफ्ता रफ्ता तरक्याती कामों की शुरुआत हो रही है। अमरावती के रुकन असम्बली सलमा खोड़के ने अक़लियती इलाके से शहर को जोड़ने वाले अहम सड़क के काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बड़ी तादाद में समाजी कारकुनान, कांग्रेस, NCP और शिवसेना लीडरान और अहदेदारान मौजूद रहे। कोरोना वबा के चलते पूरे 9 महीने बाद औरंगाबाद शहर के स्कूलों के महदूद पैमाने पर ही सही रौनक बहाल हुई है। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा और तालिबात को स्कूल जाने की इजाज़त है। कोरोना वबा के सबब तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल गन से तलबा की जाँच की जा रही है। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है ताकि तलबा और तालिबात को इस वबा से महफूज रखा जाए। स्कूलों के औकात घटाकर महज 2.5 घंटे कर दिए गए हैं और ज़रूरी मज़ामीन पर ही तवज्जो दी जा रही है। कई महीनों के बाद स्कूल का रुख करने वाले तलबा में खुशी देखी जा रही है। ताहम इम्तहानात को लेकर ये तलबा और तालिबात फ़िक्रमंद भी हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही थी। हम हमारे डाउट्स क्लियर नहीं कर सक रहे थे इतना जितना क्लास में हो रहा है आसानी से। फेस टू फेस टीचर्स हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में इतने अच्छे से नहीं हो रहा था, हम नहीं पूछ सक रहे थे। आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी आधा भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑनलाइन में जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए थे दूसरे सब्जेक्ट्स के लेसन्स के, वो डाउट हम फेस टू फेस टीचर्स से क्लियर कर लेंगे। अभी एग्ज़ाम नज़दीक आए, महीना भर है, इसमें इतना हो नहीं सकता हमारा कवर। हाँ जी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे कुछ डाउट्स है अभी जो क्लियर नहीं हुए और इतने डाउट्स है जो हमारे अभी 2 महीने 3 महीने मुकम्मल नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स को हम जो है तो एंट्री सरपरस्त के साथ में और इस इकरारनामे के साथ हम जो है तो उनको दे रहे हैं। जब तक पेरेंट्स की इस पर साइन नहीं होंगे, पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे, तब तक हम उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। साथ में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है तो मास्क लगाए हुए हो और वो जब दाखिल होते हैं स्कूल में तो स्कूल में आने के बाद उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है ऑक्सीमीटर और थर्मल गन से। स्कूल खुलने आगाज़ हुआ जैसे स्कूल का हमने 9वीं और 10वीं के तलबा को हिदायत के मुताबिक जिसे हमको दी गई थी बुलवाया है और इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में 2 ग्रुप बना दिए। जैसे 60 बच्चे हैं तो 30-30 के 2 क्लास में बिठाएँ और इस तरह से 9th A 9th B, 10th A 10th B, इस तरह से 4 क्लासेस करके इनको सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाकर हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी के बाद भी हज फॉर्म में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सका। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख हज कमेटी ने पहले 10 दिसंबर मुकर्रर की थी, मगर कोरोना कहर में जब हज फॉर्म बहुत कम आए तो मरकज़ी हज कमेटी ने फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 1 माह की तोसी करते हुए फॉर्म दाखिल करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी। तारीख में तोसी के बाद भी MP से 3000 फॉर्म जमा नहीं हो सके। हज 2021 के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी तोसी के बाद। अब तक की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ इजाफा किया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के जिम्मेदार यहाँ पर मसूद साहब मौजूद हैं। उनसे मसूद साहब जो है पहले 10 दिसंबर थी, फिर 10 जनवरी किया गया, कितने का फॉर्म का इजाफा हुआ और क्या लगता है? इसमें तकरीबन 500 फॉर्मों का इजाफा हुआ है और अभी तक 2541 फॉर्म जमा हुए हैं और पिछले साल जो थे 13,308 फॉर्म जमा हुए थे, उसके मुकाबले बहुत कम है क्योंकि पैसे वगैरह बढ़ा दिए हैं, कोरोना वगैरह है, इसकी वजह से लोग कम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे आज़मीन हज की अगर फॉर्म भरने की बात करें, क्योंकि ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग गांव में देहातों में रहते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम कर रखा है? जी, उसके लिए यहाँ पर एक कॉल सेंटर खोल कर रखा है। अगर कोई आदमी अपने ज़िले में फॉर्म भर सकता है तो भर ले, नहीं तो यहाँ पर भी हज हाउस में भी उसका इंतज़ाम रखा है कि जो आज़मीन हज आते हैं उनको यहाँ पर इंतज़ाम रहता है और छुट्टी के दिन भी यहाँ पर 12 से 4 तक उनको
फॉर्म भराए जाते हैं उनको। ऐसे दिनों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है 500 करीब आदमी हज का इजाफा हुआ और यहाँ हज कमेटी ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं और एक कॉल सेंटर भी रखा है। अगर किसी को भी कहीं से भी जरूरत होती है वो कॉल करके फौरी तौर पर आए और यहाँ पर अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। तमाम इंतजाम किए गए और इसके साथ साथ जो है छुट्टी के दिन भी इंतजाम किया गया है कि अगर कोई भी आदमी दूर दराज के इलाके में से आता है और उसको जरूरत होती है तो छुट्टी के दिन भी आकर यहाँ से फॉर्म दाखिल कर सकता है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की धूम है। इस दौर में मालूमात की कदीम रिवायत जंतरी को जिंदा रखने की अनोखी कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिली। मौलाना हबीबुर रहमान शादी गुज़िश्ता 15 सालों से जंतरी मुरतब कर रहे हैं। हर साल इस जंतरी में मालूमात का इजाफा किया जा रहा है। इस मरतबा कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआओं को भी इसमें शामिल किया गया है। शमसी और कमरी कैलेंडर के अलावा दीनी मदारिस, मिली इदारों के पते और फ़ोन नंबरात, सरकारी अक़लियती महकमे, इमरजेंसी सर्विस की जानकारी, इस तरह कई मालूमात इस जंतरी में शामिल हैं। मारूफ आलिम दीन, इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बदियुज़्ज़मान नदवी के हाथों साल 2021 की जंतरी का इजरा अमल में आया। सभा विधानसभा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तफसीलात, दीगर इदाराजात, समाजी, रिफाही, मिली, दीनी मदारिस पर इस मरतबा खुसूसी तवज्जो दी गई। मदारिस के नाम, बानियान और मुहतमिम हजरात के नाम नामी, इसमें गरामी, सन्न तासीस और फ़ोन नंबरात को तरजीहन इस जंतरी में शामिल किया गया है। यानी मुख्तसर अल्फाज में अगर कहा जाए तो ज़रूरियात ज़िंदगी इसके अंदर शामिल है। कोरोना के वजह से क्या था? कोरोना के हवाले से वैसे हमने एक कॉलम का इजाफा किया, मखसूस दुआएं बोलकर। वो दुआएं जो आम तौर पर बोलने में पढ़ने में नहीं आती, तो कोरोना के मखसूस दुआएं के उन्वान पर कुछ दुआएं हैं शामिल हैं और कोरोना से एहतियात के सिलसिले में कुछ हिदायत हैं। भाई उस जंतरी को हजरत देने के बाद मैं जंतरी को ले जा कर देखा, पूरा पढ़ कर देखा तो बहुत सारे आम ज़रूरी मालूमात थी जो हर किसी को चाहिए उसके अंदर मिलते हैं। और देखकर मुझे खुशी हुई कि मेहनत कर कर काम कर रहे हैं उन्होंने। रूहानी हो, अमलियात हो या पॉलिटिशियंस के नंबर्स हो, तो हर तरह की चीज़ें इसमें दस्तियाब हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना की उम्र में और बरकत। कोरोना काल में अक़लियती तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने बड़ा कदम उठाया। सोसाइटी ने भोपाल के अक़लियती तलबा के तालीम और उनके करियर को लेकर न सिर्फ खाका तैयार करके काम शुरू कर दिया है, बल्कि बोर्ड तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए इन्हें स्कॉलरशिप भी जारी करने का सिलसिला शुरू किया है। कोरोना काल में तलबा को ज़हनी तौर पर बाहर निकालने के लिए सोसाइटी की जानिब से मुफ्त करियर काउंसलिंग का भी इंतज़ाम किया गया ताकि बोर्ड तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर कन्फ्यूजन को दूर कर सके। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जिम्मेदारान के साथ माहिर तालीम, काउंसलर और तलबा से भी बातचीत की। कोरोना कहर में जहां पर ज़िंदगी का निज़ाम बदल गया, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि 2021 के शुरू होते ही मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तलबा के लिए बड़ा अहम कदम उठाया है कि तलबा को स्कॉलरशिप के लिए उनका मकसद ये है कि तालीम से तरक्की हासिल की जाए और तालीम से तरक्की के लिए अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो उसको दूर किया जाए। तलबा को स्कॉलरशिप के लिए चेक भी तकसीम किए गए और इसके साथ उनकी जो है करियर की काउंसलिंग भी की गई। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, करियर काउंसलर भी मौजूद हैं, माहिर तालीम भी हैं और सोसाइटी के जिम्मेदार भी मौजूद। आइए उनसे बातें करते हैं कि ज़फ़र साहब क्या मकसद है, क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी ज़िंदगी के निज़ाम को बदल दिया है। देखिए, बुनियादी मकसद तो इसका यह है कि मीकैप्स स्कॉलरशिप देता ही है और इस मरतबा कुछ मसाइल ज़्यादा थे, तो इसलिए मीकैप्स ने कोशिश की कि हम एक ही इंस्टॉलमेंट में बच्चों को स्कॉलरशिप तकसीम कर दें ताकि वो अपनी फ़ीस पे कर सकें और जो माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा सकते हैं, गवर्नमेंट से जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठाया जा सके, वो बच्चे उठा सकें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से बच्चे महरूम हैं गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे में जब बोर्ड के एग्ज़ाम को कुछ महीने रह गए हैं, अगर एक 2 महीने बाद बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो ये कोचिंग का सिलसिला बच्चों को कब तक सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ये सिलसिला हमारा बराबर जारी है। हमने बच्चों से आज ये बात की है कि आपको जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं आप मीकैप से रब्ता कायम कीजिए, हमारे काउंसलर्स यहाँ हर वक्त मौजूद हैं, वो आपको इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएंगे।
यहाँ पे नाज़रीन हमारे साथ जो है यहाँ पर मारूफ जो काउंसिलर और माहिर तालीम डॉक्टर खुर्शीद साहब भी मौजूद, उनसे बात करें। लेकिन बच्चों से पहले बात करते हैं। बेटा यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा, किस तरह की चीज़ें जो आपकी तालीम को लेकर रुकावटें थी, कैसा लगा? हमारे करियर को लेके जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उससे हमें यहाँ पर आने से हमें फ़ायदा हुआ। हमें करियर के बारे में पता चला, हमें अपने 12th के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में हमें सब जानकारी मिली, और तालीम के बारे में हमें जानकारी मिली कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है, दूसरों की मदद करना आगे चल के। ये चीज़ें हमें मीकैप से पता चली। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबने काउंसलिंग जब हुई तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सबने करियर के लिए, और जो यहाँ पर मुझे 4 ईयर से मैं कनेक्ट हूँ, तो जो स्कॉलरशिप से मुझे हेल्प मिल रही है यहाँ पे वो हम मिली है। यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा, और इनकी जो अपनी कोशिशें हैं मीकैप्स की वो कैसी है? सर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली। जिस चीज़ से लेके मैं कंफ्यूज थी मेरे करियर को लेके कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, मुझे यहाँ सबने सब कुछ एडवाइस दी, उससे मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज